तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। आज कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बकवास नहीं करूंगा, कहानी को सीधे स्टार्ट करूंगा। कहानी के स्टार्ट में नालन कहती है, मैं तैयार हूँ यार डॉक्टर यांग, प्लीज मेरा इलाज कीजिए और मुझे ऐसे घूर घूर कर मत दिखे, मुझे शर्म आ रही है। मेन कैरेक्टर कहता है, वाह वाह वाह, मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। तुमने बिना सोचे समझे अपने पेट को उतार के फेंक दिया, तुम तो हीरोइन से कम नहीं हो किसी। फिर वो इलाज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जांग के मेजर एक्यूपंक्चर पॉइंट को सील कर दूंगा। ये एनेस्थीसिया जैसा काम तो नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, लेकिन तुमको दर्द होगा और तुमको दर्द को सहना होगा। इतना कहने के बाद वो सुई उसके जांग में लगा देता है। फिर हम देखते हैं उसको दर्द तो होने लगता है, लेकिन वो अपने आप को जैसे जैसे तैसे संभाल लेती है। उसकी जांग के अंदर से कुछ तो निकलने लगता है यार, पर्पल कलर का, यार पता नहीं क्या निकल रहा है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर वो चिल्लाती है, मतलब उतना भी नहीं चिल्लाती, मतलब थोड़ा सा ठरकी स्टाइल में चिल्लाती है, कहती है बस करो और थोड़ा जेंटल भी तरीके से करो। वहीं पर थोड़ी दूर पर उन लोगों के साथी खड़े होते हैं, मतलब उसकी साथी खड़े होते हैं, जो कि ये सब आवाज सुनकर वो लोग शर्माने लगते हैं। एक बंदा कहता है, बस 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 ये आवाज सुनकर लग तो नहीं रहा है कि इलाज हो रहा है। उसका बॉस कहता है, साले चुप कर, डॉक्टर यांग जैसा ईमानदार डॉक्टर अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, तू साले इतनी गंदी गंदी बात सोच रहा है, तुझको शर्म नहीं आती। फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका इलाज कर दिया होता है। वो कैप्टन आके कहता है हमारे मेन कैरेक्टर, थैंक यू डॉक्टर यांग, अगर आप आज नहीं होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। इतना कहने के बाद मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। यार वापस जाने के बाद मैं सरकार को तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा और तुमको इनाम दिलवाऊंगा। मेन कैरेक्टर भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, इनाम की चिंता छोड़ दो, बस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कैप्टन सी, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये तियानझू और इन एजेंट के बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये वही स्पाई है जो होमसिया में बुद्धि शरीरों को चुराने आए थे? भाई इतना सुनते ही कैप्टन सी घबरा जाते हैं और कोल्ड आवाज में कहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता चला बुद्धि शरीर के बारे में? इतना कहने के बाद भाई उसका हाथ टाइट से पकड़ लेते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, चिंता मत कीजिए कैप्टन सी, मैं कोई गलत व्यक्ति नहीं, मतलब मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं हर दिन किसी न किसी का इलाज करता हूँ, इसलिए मैंने सुन लिया था इसके बारे में। इतना कहने के बाद बहुत तेजी की स्पीड से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है। कैप्टन सी कहते हैं, ब्रदर यांग, आपने हमारी जान बचाई, इससे वैसे भी आपको इसके बारे में जब पता है तो मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। हमें तीसरी स्पाई टीम को पकड़ने के लिए कहा गया था, जिसने बुद्धि शरीर को चुराया था। तियानझू और उसके लोग यहाँ से जाने वाले थे, इसलिए हम यहाँ पर घात लगा कर बैठे हुए थे। फिर पता नहीं कहाँ से अचानक से दूसरा एजेंट का दूसरा ग्रुप आ गया और उन लोगों ने हमें घेर लिया। इसी तरह से हम मुसीबत में पड़ गए। इसके आगे तुमको पता ही होगा कि उन लोगों ने हमें गुफा में घेर लिया था और वो एक बंदा भाग के चला गया था। मेन कैरेक्टर स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही निकल गया। कैप्टन सी उदास होते हुए कहता है, हालांकि हमने इन एजेंट को निपटा दिया, लेकिन अभी तक हम लोगों को बुद्धि शरीर के बारे में पता नहीं चला। कहीं तियानझू के लोग इसे तस्करी करके अपने देश पहुंचा दिया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है, कैप्टन सी आप अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता वो खजाना लूटने वाले इतना जल्दी अपने देश चले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पूरा यकीन है वो नानजंग में कहीं छुप के बैठे होंगे। कैप्टन सी कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नानजंग में छुपे होंगे? वो भी कहता है, सुनो मेरी बात, सबसे पहले ये नानजंग बहुत दूर है, बहुत दूर है, और ऊपर से ये सारा पहाड़ जंगल एरिया से पूरा घिरा हुआ है, और इस शहर के आसपास में दूसरा कोई शहर है ही नहीं। और क्या कहते हैं यार, तस्करी कराने के लिए उन लोग के पास बंदे कम हैं। अगर वो लोग जंगल में रुकेंगे तो वो भुखमरी का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि कभी न कभी उनका खाने पीने का सामान खत्म होगा। इसलिए उनके पास सबसे अच्छा तरीका है शहर में छुपना। यहाँ पर खाना की कभी कमी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, आज जात पात सब लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई उन लोग को ढूंढ भी नहीं सकता। तो इससे अच्छा छिपने के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकता, इसलिए वो लोग यहीं पर छुपे होंगे। कैप्टन सी कहता है, ब्रदर यांग आपकी बातें तो सेंस बना रही है, मैं अभी मेन फोर्स से संपर्क करूंगा और उनसे कहूंगा कि नानजंग में पहरेदारी ज्यादा बढ़ा दी। कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अजीब गरीबों मतलब जो इस शहर के ना हो, उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। वो कहता है, तो ठीक है, इस मौके का फायदा उठाकर उन लोगों का पता लगाइए। मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है, मुझे ड्रैगन विस्कर प्लांट को ढूंढना है, नसीब रहेगा तो फिर मिलेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाटा। भाई इतना करने के बाद वहां से चल जाता है, लेकिन कैप्टन सी उसे रोकते हैं, कहते हैं, ब्रदर यार एक सेकंड रुको। हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चल जाता है, उसको सुना ही नहीं देता कि पीछे से कैप्टन सी उसको बुला रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर एक खाई के पास पहुंच चुका है। अब हमें बताया जाता है कैप्टन सी हमारे मेन कैरेक्टर से कहना क्या चाहते थे। मुझे एक जड़ी बूटी के विशेषज्ञ ने बताया था कि ड्रैगन विस्कर प्लांट हुआतियाओ नाम के एक पत्थर पर उगता है, जो सामने माउंटेन दिख रहा है उसके पीछे हुआतियाओ पत्थर पाया जाता है। अगर उसको ड्रैगन विस्कर प्लांट चाहिए तो उसको वहीं पर जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर उस पहाड़ के चोटी पे सामने आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है और वो कहता है, हाउ ने सही कहा था, ड्रैगन विस्कर प्लांट यहीं पर मिलेगा। भाई ये सी हाउ कोई और नहीं बल्कि अपना कैप्टन सी है। मुझे लगता है भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी बात सुन ली थी, वैसे भी कोई नॉर्मल बंदा तो है नहीं, और दूरी बात की वजह से यूं सुन लेता है, जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा गया था। इस खाई से स्पेशल क्यूआई माना महसूस हो रहा है, ये किसी और का नहीं बल्कि ड्रैगन विस्कर प्लांट का है। मुझे जल्दी करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उस खाई के अंदर कूद जाता है। इस जड़ी बूटी को लेने के बाद मैं नानजंग जल्दी चला जाऊंगा।
दूंगा। वो ट्यूं 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 करके इस पे कूद रहा है, उस पे कूद रहा है, इस पे कूद रहा है, उस पे कूद रहा है। उसको ठीक सामने वो जड़ी बूटी दिखाई देती है और वो कहता है ये रहा। हम देखते हैं वो जड़ी बूटी एक चट्टान पर उगी होती है। यार उस चट्टान का नाम था, उसका नाम मैं भूल गया, छोड़ो जाने दो। उसके अगल बगल में पानी होता है, पानी के अंदर से पूंछ निकली होती है और पूंछ किसी कीड़ा का मतलब सांप का होता है। वो कीड़ा कोई और नहीं बल्कि एक एनाकोंडा होता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसी पत्थर पर लैंडिंग मारता है। वो कहता है आखिरकार बहुत कोशिश के बाद मैंने इस जड़ी बूटी को ढूंढ ही लिया। वो जाता है उस जड़ी बूटी को उठाने के लिए। वो जड़ी बूटी एकदम चमक रहा है, चमचम चमचम। उस जड़ी बूटी को हाथ में पकड़ लेता है। वो कहता है ड्रैगन विस्कर प्लांट की जड़ है, वो एकदम बिल्कुल ड्रैगन जैसी दिखती है। 100 सालों तक ये जड़ क्यूआई माना अपने अंदर अवशोषित करती है, फिर जाकर इसकी पत्तियां मूंछ की जगह ले लेती है। इसकी जड़ और पत्तियां इतनी घनी है, देखकर ऐसा लग रहा है कि और 100 साल जी सकता था। ये जड़ी बूटी मेरी क्यूआई ऊर्जा को संतुलित करेगा और मेरी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, मेरी कल्टीवेशन को आगे भी बढ़ाएगा। वो इतना कह ही रहा होता है तभी अंदर से एक पानी मतलब पानी का फव्वारा ऊपर जाता है। भाई उसके अंदर पानी फव्वारा नहीं जाता, उसके अंदर से कोई बाहर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वो ऐसी सांप है, मतलब एनाकोंडा। मेन कैरेक्टर उस जड़ी बूटी को अपने बैग में रखते हुए कहता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था, इसी कारण मैं भूल गया था। स्पिरिचुअल जड़ी बूटी की रक्षा हमेशा स्पिरिचुअल बीस्ट करता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के कुछ करने से पहले ही वो सांप जो एनाकोंडा है वो अटैक कर देता है, वो भी जहरीला धुआं वाला। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है। कहता है ओहो नाग महाराज आप तो गुस्सा हो गए, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? ये धुआं उगलना बंद करो, मेरे पास मास्क भी नहीं है इस धुएं से बचने के लिए। भाई हमारा मेन कैरेक्टर इतना कही रहा होता है तभी वो अपना सांप अपने पूंछ से अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। वो अटैक उसको लगता है, हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन डॉज नहीं कर पाता। वो सीधे दीवार में जाकर लड़ता है और माहौल धुआं धुआं हो जाता है। धुआं क्लियर होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं हुआ होता है। वो अपने आप अपने हाथों में से साफ करता है, धूल को साफ करता है और कहता है ओह तुम्हारा स्ट्रेंथ देख के लग रहा है तुम इंटरमीडिएट रियलम पर हो, जो क्यूआई गैदरिंग रियलम के समान होता है, बराबर होता है। मुझे ऐसा लगता है तुम जल्द ही फ्लूट ड्रैगन में बदल जाओ, लेकिन तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है, तुमने मुझसे पंगा लिया है, अब तुम्हारा क्या होगा खा लिया। इतना करने के बाद एक तलिस्मान निकालता है, उसको एक्टिवेट करते हुए कहता है होंगमेंग फायर स्वॉर्ड तलिस्मान, मैं तुम्हें समन करता हूँ। भाई उसके इतना कहने के बाद वो तलिस्मान एक स्वॉर्ड में बदल जाता है जो कि फायर से लगा होता है, मतलब उसके आसपास फायर लगी होती है। ये सब देखकर वो एनाकोंडा वो भी गुस्सा हो जाता है, कहता है पिस 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 पिस। भाई उसने कुछ नहीं कहा था, बस मैंने उसे मजे के लिए डाल दिया पिस 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 पिस। हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत लंबा छलांग मारता है, इतना लंबा छलांग मारता है सांप को भी देखना पड़ जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के लिए ऊपर मुड़ी करना पड़ता है, मतलब बहुत ऊपर छलांग मारता है। ये तलवार तो एकदम पंखों जैसा हल्का, एकदम पंख के जैसा हल्का है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है इसके अंदर 7 स्टार बैठे हुए हैं। जाओ मैंग याओ फायर स्वॉर्ड, उसको मार दो, उस अजगर को मार डालो। इतना कहने के बाद उस सांप के ऊपर तलवार चलाता है, कच 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 कच। तलवार चलाने के बाद एकदम कूल एंट्री मारता है नीचे जमीन पर। वहीं पर उस सांप के ऊपर सबसे पहले कट का निशान बनता है, फिर उसके बाद उसका शरीर पूरा शरीर कट जाता है, पूरा पीस में बढ़ जाता है और उस शरीर के ऊपर आग लग जाता है, मतलब उस कट पीस पे आग लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी स्टाइल मार रहा है, हम मारते हुए कहता है तुम एक कीचड़ में चाहते हो, वापस जाओ कीचड़, मतलब कीड़ा बन जाओ, छोटा सा कीड़ा बन जाओ। इतना कहने के बाद वहां से जाने लगता है, फिर सोचता है अपना कान खुदियाने लगता है, कहता है अगर मैंने इसको नहीं जलाया तो कुछ बेवकूफ आकर इसे खा सकते हैं, जिससे वायरस फैल जाएगा और बाद में ये वायरस होंगसिया तक पहुंच जाएगा, इसलिए मुझे इसको जलाना पड़ेगा। जब सारा काम खत्म हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर डाकते ऊपर आ जाता है, चोटी के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वहीं बैठकर ड्रैगन विस्कर प्लांट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वो उस जड़ी बूटी को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, तभी एक गोल्डन मेरी टेबलेट ओपन है, मतलब बाहर आता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर का टेबलेट है। अचानक से वो चमकने लगता है, वो चिल्लाते हुए कहता है होने वाला है मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्यूआई गैदरिंग के चौथे लेवल पर पहुंचने वाला हूँ। भाई उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो कहता है इस जड़ी बूटी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा 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 कल्टीवेशन 3 गुना स्पीड से, मतलब 3 गुना तेजी की स्पीड से बढ़ेगा। मुझे अपनी नस नस में पावर महसूस हो रहा है, यहाँ तक मेरी हड्डियां भी मजबूत हो चुकी हैं, मेरे ब्लड में भी पावर आ चुका है और मेरी कोशिका एकदम छोटी छोटी कोशिका भी एकदम सक्रिय हो चुकी है, एकदम एक्टिवेट हो चुकी है। भाई वो इस चीज की खुशी मना ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पेट के अंदर से एक मोती निकलता है यार, जो डार्क पर्पल कलर का, वो भी चौंक जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है ये पर्पल कलर की एनर्जी क्या है, ये मुझे घेर रही है, ये मतलब मेरे अंदर से निकल रही है। फिर उसके अंदर से एक पिल निकलता है यार, पिल उसके शरीर के अंदर से बाहर निकलता है। वो कहता है ये क्या ये कैसे हो सकता है, मैं अभी क्यूआई गैदरिंग रियलम के चौथे लेवल पर, तो मैंने गोल्डन एलिक्सिर रियलम की स्पिरिचुअल कोर को रिफाइन कैसे कर लिया। इतना कहने के बाद वो जैसे ही उस कोर को छूता है, उस कोर के अंदर एक छोटा सा पत्ती पनपती है, यानी पेड़ का पौधा पनपता है और वो देखकर चौंक जाता है। क्या ये तो लेजेंडरी मेंग याओ सीड है, लेजेंडरी स्पिरिचुअल ट्री ऐसा कहा जाता है। प्रीमोडियल वायलेंट क्यूआई मंत्र इसी लेजेंडरी पेड़ से आया है। इस फॉर्मूला का निर्माण बहुत पहले एक पावरफुल
मॉन्क ने किया था, उसी ने होंगमेंग स्पिरिचुअल ट्री को लगाया था। होंगमेंग स्पिरिचुअल ट्री ब्रह्मांड की शुरुआत से सबसे पहला स्पिरिचुअल ट्री है। ये पेड़ सूरज और चांद की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और दूषित वातावरण को सभी चीजों से शुद्ध रखता है। इसके बीज में बहुत अपार शक्ति होती है, इतना शक्ति होती है कि कोई भी कितना भी खतरनाक चोट लगाओ इससे ठीक हो सकता है। ये सीड हमारे मांसपेशियों के अंदर जाकर सीधे उनको एक्टिवेट करता है और जो मरे हुए कोशिकाएं होती हैं उसको खत्म मतलब उसको जगह पे नया पुनर्जीवित करता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर स्पिरिचुअल ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता, एकदम भर भर के इसके अंदर है। इसमें मतलब इसको पाने के लिए सपना होता है सब। मुझे बिना देर किए इसे एब्जॉर्ब करना चाहिए। इतना करने के बाद एब्जॉर्ब करने लगता है और वो अपने मन में कहता है मुझे मेरा शरीर पहले से भी बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है और साथ ही में मेरा स्पिरिचुअल क्यूआई पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। होंगमेंग सीड की पावर बहुत रहस्यमय है, इसके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता। अगर मैं इसे पूरा एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस सीड को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने मन में कहता है मैंने इसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन मैं इसको बड़ा कैसे करूंगा? क्या इसे बड़ा करने के लिए बहुत सारा स्पिरिचुअल ऊर्जा देना पड़ेगा? मुझे थोड़ा ध्यान से सोचना होगा। मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत सारा स्पिरिचुअल क्यूआई माना है, मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। अगर इसे अच्छी तरह से सिखाया गया तो बाद में ये डिवाइन ट्री एक लड़की में भी बदल सकती है। भाई बहुत हंसता है, इतना हंसता है कि उसके मुंह से लार चुने लगता है। कितना ठरकी है साला। सिर्फ पता हमें नानजियांग शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी किकी एक गाड़ी में बैठी होती है। वो कहती है यांग इनफान तुम कितना स्लो गाड़ी चला रहे हो, अरे बरेली का बाजार भी अभी तक पार नहीं हुआ, क्या तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता? हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता जी हाँ मैं जानता हूँ। और वो अपने मन में कहता अगर इस लड़की ने मुझसे वादा नहीं किया होता तो मैं इसका घंटा भी ड्राइवर कभी नहीं बनता। ठीक कितना लालच फील हो रहा है मुझको। अब हमें बताया जाता है इस लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर से क्या वादा किया है। इसने वादा किया है ये उसे एक ऐसे आदमी के पास ले जाएगी जो उस स्पाई यानी एजेंट को जानता है। की कहते हैं यांग इनफान क्या तुम मुझे मन ही मन में गालियां दे रहे हो? मैंने तुम्हारे कहने पे उन इंडियन तांत्रिक को पता लगाने के लिए अपने फैमिली का सब चीज का उपयोग किया, अपना सारा पैसा हेरस और सब लगा दिया उनको ढूंढने में, और मैं तुम्हें वहां पर लेके जा रही हूँ, बदले में मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। फिर वो ब्लास्टिंग करने लगती है और कहती है मेरा समय बहुत अनमोल है, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं बस तुमसे ये चाहती हूँ तुम हमेशा के लिए मेरा ड्राइवर बन जाओ। क्या मैंने तुमसे कुछ ज्यादा मांग लिया? मेन कैरेक्टर कहता है नहीं आप सही कह रही हैं, आप जैसी खूबसूरत नारी का सेवा करना मेरा सम्मान की बात है। की कहती है अब जाकर बात जमी ना। तभी बगल से एक लड़की सुपर कार को ड्राइव करते हुए बड़ी तेजी की स्पीड से आती है, मतलब आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और हमारे मेन कैरेक्टर से बात करनी है। और मैंने एक बात बताना भूल गया था, जब हमारे में लड़की ने कहती बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाते तब हमारे मेन कैरेक्टर ने गाड़ी को और तेज भगाया। वो लड़की अख मार के कहती है ओहो हैंडसम तुम तो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हो, क्या तुम मेरे भी गाड़ी चलाना चाहते हो? भाई मैं बता देता हूँ ये गाड़ी चलाना अलग होता है और बिस्तर वाला गाड़ी चलाना अलग होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर साला बहुत हरामी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, मेरी ओडियन के जैसा। उसका नजर सबसे पहले उसकी शकल पे नहीं, सबसे पहले बड़े पे जाता है। कहता वाह कितना शानदार है, कितना बढ़िया। वो कहता है अरे बाप रे बाप, अरे नानजियांग की लड़कियां तो बहुत खतरनाक है, ब्रेव और साहसी भी हैं, लोग को तेज गाड़ी चलाना बहुत पसंद है लगता है। ये सब सुनकर किकी एक इविल स्माइल देती है और अपने गद्दी को यार जो पीछे सीट होता है उसको थोड़ा पीछे करते हैं, अपना पैर उठाकर मेन कैरेक्टर के ऊपर रख देती है। सॉरी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर के गोटे के ऊपर रख देती है। वो कहती है ओहो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं भी देखना चाहती हूँ। इधर हमारे मेन कैरेक्टर का हालत खराब होने लगता है, उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। वो कहता है ये किकी कर क्या रही है, वो भी दिन दहाड़े। वो लड़की किकी अपना पैर को ऊपर नीचे रफ करने लगती है, हमारे मेन कैरेक्टर की और फटने लगती है, उसका हालत खराब होने लगता है। वो कहता है क्या ये लड़की सच में शुरुआत से ऐसा ही थी, ये तो भोली भाली मासूम से सुंदर से लड़की थी। वो भी एकदम गहरी अदा के साथ कहती है यांग इनफान तुमने बताया नहीं कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वो या मैं? इधर हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी हालत और खराब हो रही है उसका दांत भी मतलब अपना दांत पीसते हुए कहता है ये कैसा सवाल है यार, ये ऐसा सवाल तो अपने पति से अपने पति से पूछा जाता है, इसका कहने का क्या मतलब? फिर अचानक से वो सीरियस हो जाता है, कहता है की सुनो मेरी बात, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। की चौंक जाती है, कहती है क्या तुम्हारी शादी हो गई है? भाई कितना मासूम सा शकल बनाया, बड़ा मजा आ गया। वो चैन की सांस लेता है और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है आखिरकार मैं बच ही गया, अगर वो और ज्यादा देर मेरे चूसे के ऊपर पैर रखती तो मेरे गन्ने का जूस निकल जाता। किकी शर्माते हमारे मेन कैरेक्टर के कान में धीमी आवाज में कहती है ठीक है तो अब बताओ अब कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या तुम्हारी वाइफ? ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कहता है अपने मन में कहता है हे भगवान इस लड़की को कोई नहीं रोक सकता, लगता है आज ही मुझे पटा कर ही रहेगी। यांग इनफान लगता है मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा, उस दिन जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली थी मुझे बचाने के लिए तुमने धक्का मारा था, मेरे मौके का फायदा उठाकर तुमने मुझे बड़े छू ली थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं
चलेगा। तुम वहाँ पर मनी मन मुस्कुरा रहे थे, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरी चुरा ली है। ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। चलो ठीक है, मैं वो सब भूल कर तुम्हें माफ कर दूंगी। बस तुम्हें ये बोलना है तुम्हारी पत्नी से सबसे ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूँ। बोलो बोलो हे बोलो बोलो। यांग मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। कहता है क्या ये स्वर्ग है? लेकिन अपने चेहरे पे कोई भी भाव नहीं दिखाता। कहता है मैं नर्क चला जाऊंगा लेकिन बोलूंगा नहीं। की कहती है क्या तू नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये ले तब एक लात मार देती है उसके, मतलब गोटे पे मारती है एक लात। मेन कैरेक्टर के बेचारे का गोटा फूट जाता है और उसका मुर्गा कहता है अरे राम रे राम, मेरा अंडा फोड़ दिया, अब मैं बाप कैसे बनूंगा। यांग की एकदम हालत खराब हो जाती है। वो कहता है उसको बहुत दर्द होता है, बहुत होता है, लेकिन तब भी वो अपने चेहरे पे स्माइल लगा कहता है मैम जी आप ब्रह्मांड की सबसे सबसे सुंदर औरत है। अब मत कहता आप लड़की नहीं बल्कि पारी है, पारी। खूबसूरती के मामले में क्या है ये एक्टर्स, क्या है ये, इनके सामने इनकी औकात नहीं है आपके सामने। आप तो एकदम ललन टॉप मालूम, मतलब खतरनाक, मतलब बहुत 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 सुंदर हो। क्योंकि हंसते हुए कहती है मेरी इतनी भी तारीफ करो, मैं उतनी भी सुंदर नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ सुंदर, लेकिन उतनी भी सुंदर नहीं। यांग अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है ये अजीब प्राणी है। मैं पहले बोलती है कि मेरी तारीफ करो ब्यूटी की, फिर मैं तारीफ करता हूँ तो कहती है मैं उतनी भी सुंदर नहीं हूँ। की कहती है सब मर्द एक ही जैसे होते हैं, क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारे मन में कितने गंदे गंदे विचार चल रहे हैं? क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? मेरी टांगे सेक्सी नहीं है क्या? वो चौड़ी नहीं है, लंबी नहीं है क्या? तुम क्या चाहते हो मैं एक बार और करूं? तू साले ठरकी है, परवट है, तू कुत्ता है, तू कमीना है, तूने भी मेरा असली रूप देख लिया। यांग कहता है कौन सा रूप, किसका रूप, किसका रूप? मैंने किसी का रूप नहीं देखा, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं देखा। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? सबसे पहले कहती है मुझे सुंदर कहो, फिर कहती है कि सब लोग ठरकी होते हैं, फिर कहती है मेरी टांगे सेक्सी नहीं है, मैं सेक्सी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ? ये तो बस बहाना कर रही है मुझे फंसाने का। की कहती है गाड़ी चलाते समय सावधान रहो, क्या तुम तियान झू के बंदों को ढूंढना नहीं चाहते? वो भी कहता है यस मिस मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, मैं गाड़ी सही से चलाऊंगा, सही से चलाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और किकी एक कैसीनो में आ जाते हैं। इस कैसीनो का नाम हिंदू कैसीनो, यार हिंदू कैसीनो। इसमें जो हम लोग यच लगाते हैं हिंदू लिखने में, ये लोग वाई लगाते हैं हिंदू लिखने में। एक बंदा ऊपर बैठ के देख रहा होता है सबको। वो कहता है चाहे जो कोई सा भी शहर हो, कोई सा भी शहर, रात के अंधेरे में सब लोग इलीगल बिजनेस करते हैं। कैसीनो एक ऐसी जगह है पे जहाँ पर सभी अपराधी आकर छुपते हैं, और इस कैसीनो में चाहे अमीर हो चाहे गरीब, हम सबसे पैसा निचोड़ लेते हैं, एक एक पैसा निचोड़ लेते हैं। हमारे पीछे बहुत पावरफुल ग्रुप है, हम हर तरह का अपराध करते हैं, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे लूटी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हर तरह का अपराध करते हैं। रात के अंधेरे में किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता, मिलता है तो सबको सजा, वही जीतता है जिसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वही बंदा जो ऊपर बैठ के हंस रहा होता है, वही हमारा मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ के करता है ब्रदर यांग बात कीजिए, अगर आप ऐसे ही जुआ खेलते रहे तो मेरा कैसीनो का दिवाला निकल जाएगा। आप तो सब चीज जीते जा रहे हैं, प्लीज रुक जाइए नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम हांग तियान है। ये साला नानजियांग का एक छोटा मोटा मतलब जाना माना गुंडा है, गुंडा। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है धीमी आवाज में कहते हैं ये हांग तियान है, ये नानजियांग अंडरग्राउंड का सबसे बड़ा कैसीनो का मालिक है। आज रात आपने 20 करोड़ युआन जीत लिया है, तो इस पे ज्यादा दबाव मत डालिए, इसकी शक्ल देख के मुझे बहुत दया बढ़ रहा है। यांग कहता है क्या इसमें मेरी गलती है? अभी अभी तो मैंने खेलना शुरू किया था, जुए में मैं माहिर हूं, तो इसमें मैं क्या करूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं कूल हूं, हैंडसम फकिंग कूल लौंडा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इसका मतलब क्या मैं नहीं खेलूंगा? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, मैं तो खेलूंगा। हांग चिढ़ते हुए अपने मन ही मन में कहता है ये बंदा पता नहीं कहां से आ गया और हर खेल जीते जा रहा है। अगर मिस यांग यहाँ पर नहीं होती तो मैं इसे कब मार डालता और इसे इसकी लाश नदी में फेंक देता। मुझको इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, चाहे जैसा निकालना पड़ेगा। अगर ये थोड़ी देर और रुक गया तो ये मुझको कंगाल कर देगा, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा, मेरा कैसीनो में मैं सब कुछ हार जाऊंगा। मैं ये बेइज्जती वाला काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अपनी कैसीनो बचाने के लिए करना पड़ेगा। मैं इसका पैर पकड़ रहा हूँ यार, मेरी कितनी बेइज्जती होगी अगर किसी को पता चला, तो अब मुझे करना पड़ेगा। फिर वो साला एकदम मासूम सा शक्ल बनाते हुए कहता है, हंसते हुए कहता है ब्रदर यांग आपका स्किल, आपका टैलेंट देख के मेरा दिल एकदम गदगद हो गया, गदगद। हालांकि ये छोटा सा कैसीनो मेरा है, लेकिन ज्यादा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। ये लीजिए एक छोटा सा उपहार 5 करोड़, इसे लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ से चले जाइए। फिर वो साला अपना एटीट्यूड बदल लेता है और धमकी देते हुए कहता है मुझे नहीं लगता मिस हान और आप हमसे पंगा लेना चाहेंगे, देख
देख लीजिए, पंगा लेंगे तो बड़ा 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 बहुत खतरनाक युद्ध होगा, लड़ाई होगा हमारे और तुम्हारे बीच। मेन कैरेक्टर कहता है ओहो मिस्टर यांग हंग हंग, आपने जो अभी वर्ड का इस्तेमाल किया वो सीधे मेरे दिल में लग गया यार। फिर वो फुल एटीट्यूड में आ जाता है और गंभीर आवाज में कहता है साले तूने अभी मुझे धमकी दिया। हांग घबराते हुए कहता है नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, सपने भी नहीं सोचता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ, आपको धमकी देने का सोच सकता हूँ। मेन कैरेक्टर अपने गद्दी पे वापस बैठते हुए कहता है चिंता मत करो मिस्टर हांग, मैं यहाँ पर तुम्हारे मामले में दखल देने के लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम उस बंदे को ढूंढने में मेरी मदद कर देते हो तो मैं जितना भी रकम जीता हूँ, जितना भी पैसा जीता हूँ, वापस मैं तुमको दे दूंगा। भाई वो बंदा मन में कहता है साले तू मेरा पैसा मुझे ही देना चाहता है, और कहता है उस बंदे को ढूंढ और तू मुझे अपना साथी बनाना चाहता है, और प्यारा सा शकल बना के कहता है मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप किस बंदे को ढूंढ रहे हैं नांग यांग में, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ब्रदर यांग, वैसे आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं मिस यांग का परिवार भी उसे नहीं ढूंढ पाया, तो मुझे लगता है वो कोई आम बंदा नहीं है। जब हान फैमिली उसे नहीं ढूंढ पाई तो मैं किस खेत की मूली हो यार, मैं मुझे डर लग रहा है, मैं भी असफल हो जाऊंगा, मैं भी फेल हो जाऊंगा, मैं भी उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ड्रैगन और चूहे का रास्ता अलग अलग होता है, अगर मुझे किसी भले इंसान को ढूंढना होता, अच्छा इंसान को ढूंढना होता तो मिस हान इसमें मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मुझे किसी क्राइम यानी मतलब किसी बंदे को ढूंढना है जो अपराधी है, इसमें मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हांग कहता है आप जरूर मजाक कर रहे हैं, जिसको हांग फैमिली नहीं ढूंढ पाई मैं उसको कैसे जानता हूँ। और मनी मन में कहता है साले कुत्ते कमीने, बहुत गंदी गंदी गालियां देता है उसको मेन कैरेक्टर को। वो भी कहता है देखो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मालूम है त्यान झुके बंदे इस समय कहाँ पर हैं। हांग चौंक जाता है, कहता है क्या क्या आपको इसके बारे में पता कैसे चला, आप हो कौन। मेन कैरेक्टर कहता है देखो देखो घबराओ मत मिस्टर हांग, मुझे उन लोगों से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, तो उन लोगों के बारे में मुझे बता दो, मैं वादा करता हूँ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। वो भी घबराते हुए कहता है कुछ दिन पहले त्यानझू के लोग नानजांग सिटी में आए थे, वो ज्यादातर अपने घर में ही रहते हैं, वो लोग अपने घर से कभी बाहर भी नहीं निकलते, मुझे अपने सूत्रों से पता चला उनमें से ज्यादातर मार्शल आर्ट मास्टर है। मुझे नहीं पता पुलिस उन्हें क्यों ढूंढ रही है, नानजांग के सिटी के सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, वो चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उन लोगों ने एक आम से बंदे को मेरे पास भेजा और मेरी राय पूछी, मैंने सौदा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो लोग पैसे मुझे बहुत कम दे रहे थे। इन पूरे दिनों में शहर में बहुत कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उन्हें बार बार शहर की जांच करने के लिए भेजा जा रहा है, और शहर में काले सैंड पैंट पहने हुए कुछ एजेंट को घूमते हुए देखा गया है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या ये मुमकिन है, ये जो मेरे सामने बंदा पूछताछ कर रहा है क्या भी ये भी कोई स्पेशल एजेंट है। तो ठीक है ब्रदर यांग, जब आप अपने प्रति ईमानदार है तो मैं भी अपने प्रति ईमानदार हूँ, मैं बताता हूँ वो लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। तिवानझू के लोग गंगा नदी के पास एक गाँव पड़ता है जिसका नाम आगरा है, उसके अंदर एक गोदाम है, वहां पर ढुके हुए है। तो सॉरी गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है था वो नदी का नाम क्या, वो भी मुझे समझ नहीं आया, और वो गांव का नाम था क्या वो भी मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया यार, मजे करो चिल करो। और वो अपने मन में कहता है एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा पता रहना चाहिए उसे कब लड़ना है कब पीछे हटना है, अगर मैं आज इससे लड़ता तो ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है, ये मुझे फंसा देता, साला मुझे जेल में डालता, मुझे कंगाल भी कर देता, मुझे सड़क पर ला देता, मुझे सड़क पर सोना पड़ता। तभी अचानक से वो लाइट जिससे उजाला निकलता है, रोशनी निकलता है, वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, हांग चौंक जाता है, कहता है अरे ये क्या हुआ, बिजली किस चल रही है यार, मैंने बिजली बिल तो भरा है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। अचानक से दो बंदे दौड़ते दौड़ते आते हैं, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और भाई एम तान लेते हैं, मतलब एक यार निशाना तान मतलब गोली टाइप गुलेल तान लेते हैं यार। इसको देख कर पता चल रहा है ये इंडिया के लोग हैं, गुलेल मारेंगे। वो लोग गुलेल से अटैक करने ही वाले होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर का था देख के भट जाओ हट जाओ भट जाओ भट मतलब नीचे झुक जाओ, भाई देर हो जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर कहने से पहले वो लोग अटैक कर देते हैं, भाई अटैक खाली दो हुआ था लेकिन वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके अंदर आग भी लग जाता है, आग आग आग। हमारा मेन कैरेक्टर कीकू को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, एक सील बनाता है और सारे अटैक को रोक लेता है। सॉरी गाइस सारे अटैक को नहीं लगता, कुछ अटैक को रोक लेता है, बाकी अटैक साबरा हांग के पास चल जाता है, कहता है बचाओ 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 प्लीज कोई मुझे बचाओ यार। उसके अटैक मतलब थोड़ा थोड़ा करके बचाए, कभी हाथ से बचाए कभी पैर से बचाए, नीचे थोड़ा थोड़ा अटैक करके बच गया है। उन गुंडों में से एक बंदा कहता है हांग ने हमें धोखा दिया है, उसने हमारा अपने वादे को तोड़ दिया, सबसे पहले उसको मारेंगे फिर उसका कैसीनो लूट लेंगे। दूसरा बंदा कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद वो अटैक कर ही रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से लोग को पीछे आ जाता है, वो लोग भी घबरा जाते हैं। वो इविल स्माइल देते हुए कहता है तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं, मुझे भी जानना है तुम क्या बात कर रहे हो। भाई इतना कहने के बाद उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद हाथ को मोड़ देता है मोड़ देता है मोड़ देता है। वो लोग भी तो ऐसे चिल्लाने लगे अरे यार मेरे बहुत दर्द होता है बहुत दर्द होता है, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे कमीना। उन्हीं गुंडों में से एक बंदा कहता है साले तेरी हिम्मत को तो हमें हाथ लगाने की, इतना करने के बाद एक चाकू निकालता है, अब साले मर अब नर्क में जाकर अपनी मतलब नौटंकी कर। इतना करने के बाद अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, हम लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को देख लेता है और उसे डॉज भी कर लेता है। मुझसे गलती हो गई, एक बंदे ने अटैक नहीं किया था बल्कि दोनों बंदे ने अटैक किया था, दोनों बंदे ने दोनों तरफ से चक्कू मारता, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करने के लिए उन दोनों का हाथ ही चक्कू के
सामने लाता है और चाकू उन दोनों को लगता है और लहूलुहान हो जाता है उन दोनों का हाथ। वो दोनों दर्द से चिल्लाने लगता है, कहते हैं बचाला रे मैया रे बउआ रे केहू तो बचाला। आज मुझे पता चल गया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना किससे कहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को पटक देता है और उनके ऊपर पैर रखते हुए कहता है, चल मुझे बता, मैं जो भी पूछूंगा उसका आंसर 3 सेकंड के अंदर देना। अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तू जिंदगी भर अपना हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो बंदा भी बहुत डरा चुका है, उसके मत्थे से पसीना चुरा है। वो भी कहता है, अरे नहीं भाईजान, अरे नहीं भाईजान, आप जो पूछेंगे मैं वो बताऊंगा, आप बस पूछिए मुझसे। वो कहता है, चल ठीक है, मुझे बता तुम कुल कितने लोग यहाँ पर छुपे हुए हो। वो गुंडा कहता है, हम कुल 42 लोग हैं। उन 42 में से 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 ग्रुप में। दक्षिणी पश्चिमी होंगसिया के एक सेना ने हमारे सारे टीम का सफाया कर दिया और जो लोग बचे हुए हैं वो गंगा नदी किनारे आगरा गांव में एक गोदाम में छुपे हुए हैं। वो बस तियानजू के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, जबकि तुमने बुद्धि शरीरा को चुरा लिया है, होंगसिया को तुरंत छोड़ने के बाद तुम लोग नानजियांग में क्यों रुके हुए हो? और वो अपने मन में कहता है, जबकि बुद्धि शरीरा को चुराए हुए 1 महीने हो चुका है, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कुछ तो गड़बड़ करना चाहते हैं। वो गुंडा कहता है, हमें ऊपर से आदेश दिया गया है नानजियांग सिटी में रहने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर है अभी तक, मतलब रुके हुए हैं, क्योंकि सुशांत सेठ को लीड करने के लिए हम लोगों ने बुद्धि शरीरा को चुराया है। इसके अलावा सुशांत सेठ के अंदर भी एक नेशनल ट्रेजर है, हम लोग उसको भी चुराने का प्लान बना रहे हैं। सॉरी गाइस, सुहान नहीं बल्कि सुशांत सेठ। उस ट्रेजर का नाम गूस एलिक्सिर है। मेन कैरेक्टर चौंक जाता, कहता है, क्या चुनियांग स्कूल ऑफ सुसान उसका नेशनल ट्रेजर? गोल्डन ट्रिब्यूलेशन एलिक्सिर, मास्टर टोंग सुआंग दाओ, सुआन सेक्ट के फाउंडर, वो झांग वो लाओ के नाम से भी जाने जाते हैं। वेल 8 लेजेंडरी मास्टर में से एक आते हैं। कहानियों को माने तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सुशांत सेठ को बनाया था अपने डिसाइपल का मदद करने के लिए, उनका लेवल अप कराने के लिए गोल्डन ट्रिब्यूलेशन एलिक्सिर का सहायता मतलब इस्तेमाल किया था। उस एलिक्सिर से उनकी उम्र लंबी हो गई थी और उनके अंदर कोई भी जहर काम नहीं करेगा, मतलब कोई भी जहर का असर नहीं करेगा। अगर कोई बंदा मरने वाला है तो बुद्धि शरीरा की मदद से उसको वापस जिंदा किया जा सकता है और ये बुद्धि शरीरा कल्टीवेशन को भी बढ़ाने में मदद करता है। बुद्धि शरीरा और सुशांत सेठ का नेशनल ट्रेजर गोल्डन एलिक्सिर, ये दोनों को चुराने के लिए लोग इतना मुसीबत क्यों उठा रहे हैं? गुंडा कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। हम बहुत लंबे समय से नानजियांग में रह रहे हैं क्योंकि हमने सुना है नेशनल सिक्योरिटी एजेंट मार्शल आर्ट मास्टर नानजियांग में भेजे जा रहे हैं, इसलिए हम छुप कर रह रहे थे। लेकिन हमारे ग्रेट गार्डियन उन लोगों को बर्दाश्त नहीं। 2 घंटे पहले हमारे ग्रेट गार्डियन को चुआनियांग स्कूल के मास्टर के तियानजी के बारे में ठिकाने के बारे में पता चल गया और वल्चर टेम्पर इमोर्टल लिंक जीवान लोगों को वहां पर भेज दिया गया और उन्होंने हमसे हांग त्यांग से कुछ मंगाने के लिए कहा था, लेकिन हम उस मिशन में फेल हो गए, इसलिए हमें माफ कर दिए ग्रेट गार्डियन। मेन कैरेक्टर चुप जाता, कहता क्या इमोर्टल सुयून कहां पर? अगर इमोर्टल जिंगनिंग का मास्टर नानजियांग में है तो शायद वो भी यहाँ पर हो सकती है। गुंडा कहता है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक गांव है, उसका नाम मुझे पता नहीं, उसके आगे उसके इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों की एक लात मारता है, मतलब एक ही लात दोनों को लगती है और वो दोनों बेहोश वहीं में टपक जाए, मतलब बेहोश हो जाते हैं। वो खिड़की खोलते हुए कहता है, हान की मुझे बहुत जरूरी काम आ चुका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम इन तियानजू के बंदे को पुलिस के हवाले कर दो। की कहती है, क्या हर बार मैं ही पुलिस को फोन करूँ? पिछली बार भी मैंने ही फोन किया था, इस बार भी मैं ही फोन करूँ? तुम चले कहाँ जाते हो मुझे छोड़कर? ऐसे कैसे चले जाओगे? भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात को इग्नोर मार देता है और वहां से खिड़की से कूद जाता है और वो बेचारी चिल्लाती रहती है, हे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, जिया जिंगनिंग मैं आ रहा हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करो, तब तक तुम प्लीज सेफ रहना। सीन सिर्फ होता है, हमें किसी बड़े से विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उसके हाथ में वाइन का गिलास रहता है। वो कहता है, जूनियर सिस्टर तुम स्पिरिचुअल पावर एरा के रखवाली क्यों कर रही हो? हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये चुनयांग स्कूल का सबसे पहला डिसाइपल है, इसका नाम यिंग तियानवेन है। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है, भाई ये कोई और नहीं बल्कि जिया जिंगनिंग, इसी के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर बात कर रहा था। इसे बहुत पहले एपिसोड में दिखाया गया था यार, दूसरे या तीसरे या चौथे एपिसोड में दिखाया गया था। तियानवेन कहता है, मास्टर ने कहा था इस एरे के 1 किलोमीटर अंदर कोई भी बंदा आ जाता है तो हमें पहले ही उसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंगनिंग कहती है, ब्रदर यांग वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तियानवेन कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी जिंगनिंग, जैसे हम इस मामले को सुलझा लेंगे, मैं तुम्हारे मास्टर से आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, शादी करने के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे लायक, एकदम हम दोनों परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए, जैसा लग रहा है भगवान ने हम दोनों की जोड़ी बनाकर भेजी है नीचे। भाई इतना सुनकर जिंगनिंग गुस्सा हो जाती है और अपना तलवार निकाल कर उसके गर्दन पे रख देती है। क्या साले क्या कहा तूने? हमारी जोड़ी भगवान ने बना के भेजी? बैग साले नहीं तो जैसा लग रहा है अंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। अगर तूने दोबारा ऐसा बोला था मैं तेरी जान निकाल लूंगी बिना सोचे समझे। उस बंदे के चेहरे से पसीना चूने लगता है, वो घबरा जाता है, कहता है रुक जाइए जूनियर सिस्टर रुक जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, मैं दोबारा ऐसी
बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हमें मिले हुए बहुत समय हो चुका है और आते ही आपने मेरे गर्दन पे तलवार तान दिया। अगर इसके बारे में आपके मास्टर को पता चलेगा तो आपके मास्टर आपको डांटेंगे। जिंगनिंग कहती है ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना करने के बाद अपने तलवार को म्यान में रख लेती है। तो गाइस आपने नोटिस कर ही लिया होगा, ये तलवार जो दिख रहा है हम इंडिया के मतलब अपने मोर के पंख के जैसा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है बल्कि है मोर के पंख का। इस तलवार के बारे में बताया जाता है इसका नाम क्विल ड्रैगन है। ये होंगशिया का सबसे नंबर 1 वेपन है। ऐसा कहा जाता है इसका सिर्फ एक हमला आपको हमेशा के लिए सुला देगा, वो भी बहुत दर्दनाक मौत। इस तलवार के अंदर नानजियांग का सबसे जहरीले सांप का जहर है जहर। और इस तलवार की कांटेदार सुइयां जब धंसती हैं तो ऐसा लगता है हजारों सुइयां आपके शरीर में धंस रही हैं। गाइस आपने अगर मोर का पंख देखा होगा तो वो छोटा करके मतलब एक दूसरे से जुड़ कर तब सुंदर सा आकार बनाता है। भाई वही छोटा जुड़ा हुआ उसी को सुई बना देते, मतलब उसको कड़ा कर दिया गया है सुई। एक ही स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है अरे कुतिया कुतिया कुतिया, तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच में प्यार करता हूँ? तुझे शायद पता नहीं मैं एक वर्ल्ड फेमस जीनियस बंदा हूँ जिसे 100 साल से चुनियान स्कूल में देखा ही नहीं गया है। वो तो सिर्फ मैं तुम्हारे रेयर ट्रेजर के लिए कर रहा हूँ। अगर वो तुम्हारे पास नहीं होता तो मैं तुम्हारे बगल में कुत्ता बनकर तुम्हारी चाटता नहीं। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारी गेंद में डाल दूंगा, फिर मैं देखता हूँ तुम मुझे धमकी कैसे देखती हो और तुम्हारा रेयर ट्रेजर मैं अपने चुरा लूंगा, छीन लूंगा। तुम सभी पीछे कोई आता है कहता है तियानवेन तुम अपना ध्यान कल्टीवेशन पे लगाओ ना कि जिंगनिंग को खोजने में। अरे IAS बनो, कुछ पढ़ो लिखो, जीनियस बनो। ये क्या ढूंढ रहे हो जिंगनिंग को? क्या करोगे ढूंढ कर जिंगनिंग? एक सच्चा मर्द लड़कियों के साथ समय नहीं बिताता बल्कि वो कल्टीवेशन करता है। मैं सही कह रही हूँ। जिंगनिंग कहती है ताओइस्ट मास्टर तियान जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाई हमें इस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है ये चुनयांग स्कूल का मास्टर है और सुसान सेक्ट के लीडर ताओइस्ट तियान जी। बगल में जो औरत है लिंग जिगुआन टेम्पल की पुजारन सुसान सेक्ट की इमोर्टल सुयून है। तियान जी तियानवेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं साले दुश्मन हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है और तू यहाँ पर नैन मटक्का कर रहा है, नैन लड़ा रहा है, लड़ा रहा है, प्यार कर रहा है। अगर तेरा ऐसा ही चलता रहेगा तो तू अगला लीडर कैसे बनेगा रे? कैसे बनेगा? बोल। तियानवेन माफी मांगते हुए कहता है मास्टर सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। लेकिन वो अपना कमीना मन में कहता है ये बुढ़ा साला बदबूदार बदसूरत ये मुझ पर चिल्लाने के अलावा इसको कुछ नहीं आता। जब देखो चिल्लाता रहता। जब मैं सेक्टर लीडर बनूंगा तब बुढ़े सबसे पहले मैं तुझे से लिपटूंगा, तुझे मैं टुकड़ों में काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। और ये कुत्तिया इसकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है लेकिन ऐसा व्यवहार करती है जैसे भी 16 साल की कच्ची कली है। ये भी मुझे बहुत परेशान करती है, मैं इसे भी जान से मार डालूंगा। सुयून दौड़ते आती है कहती है जाओ तुम कुछ महीने पहले इंडियन जाओलोस्ट की जांच करने के लिए गई थी। उन लोगों ने तुम्हें घेर कर अटैक कर दिया था। अभी तुमको चोट लगी है, मतलब उतना भी चोट लगी ठीक हो गया लेकिन तुम्हारा चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम्हारा बाहर आना जरूरी नहीं था, तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए था। घर पर रहकर आराम करती तब तुम्हारा चोट हल्दी ठीक होता। जिंगनिंग कहती है मास्टर मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे सारा चोट पूरी तरह से ठीक हो चुका है लेकिन मुझे समझ नहीं आता इंडियन जाओलोस्ट हमें जबरदस्ती सुसान से नानजियांग क्यों पहुंचाया? मास्टर कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उन्हें सिर्फ सारी रास मिल भी जाए तो वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को ज्यादा से ज्यादा 10वां हिस्सा इस्तेमाल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सुआन सेक्ट के गोल्डन ट्रिब्यूलेशन एलिक्सिर को निशाना बनाया जो सारी रास के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हो चुके हैं। एक बार जब वो बुद्धिज्म और ताओइज्म ट्रेजर को अपने अंदर सीधे क्यूआई को अवशोषित कर लेते हैं तो उनकी कल्टीवेशन 100 गुना बढ़ जाती है। बुड्ढा कहता है उनको पता था अगर वो सारी रास की तस्करी विदेश में करते तो हम उन्हें रोकने के लिए आ जाते। भाई मैं आपको एक बार बताता हूँ सारी रास क्या है? ये भाई एक प्रकार का कपड़ा है यार। मैं तो सोचा कोई सेक्ट है इसके साथ मिलकर हमला कर रहा है। भाई सारी रास माने मतलब एक कपड़ा है। उन्होंने एक फेक न्यूज जानबूझकर फैला दी और हमें अपना सुसान छोड़कर यहाँ पर भाग के आना पड़ा। अगर वो लोग इस बार अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे तो मुझे डर है होंगशिया में 100 वर्षों का तबाही आने वाला है, तबाही का आगमन आने वाला है, तबाही आने वाला है। मास्टर गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर उनको महीनों को हमारा सेक्ट और गोल्डन ट्रिब्यूलेशन एलिक्सिर चाहिए तो मेरे लास्ट होकर गुजरना पड़ेगा उन लोगों को। तभी अचानक से अचानक से अलार्म बजने लगता है और बुढ़ा चौंक जाता है और कहता है हमारे एरिया में किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। फिर कोई बांसुरी बजाने लगता है, वो मतलब बांसुरी की आवाज सुनकर सबकी कानपुर में हलचल हो जाता है, मतलब सबका सर दर्द करने लगता है, सबका मतलब कान पिराने लगता है। बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है ये तो एक शैतानी म्यूजिक है, इससे ज्यादा मत सुनो, मतलब मत सुनो ज्यादा, नहीं तो ये तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लेगा। जल्दी सब लोग अपना कान बंद कर लो। इतना सुनते हैं वहां पर जितने लोग थे सभी लोग अपना कान बंद कर लेते हैं और वहां पर सेट के अंदर सभी लोग डिसाइपल के अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग भाग रहे थे एकदम पैनिक कर रहे हैं। भाई कुछ लोग तो पत्थर में बदलने लगते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं बचाओ मास्टर, हेल्प मी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी वहां पर एक सांप रेंगते आता है। मास्टर बुढ़ा चौंक जाता है और कहता है क्या ये तो एक कोबरा है। हमें 3 बंदे का परछाई दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है तुमने सही कहा ये किंग कोबरा है। बुढ़ा कहता है क्या तुम लोग कौन हो? भाई हमें इसके बारे में बताया जाता है ये पोलू सेक्ट का
8वां गार्डियन है, गॉड ऑफ स्नेक, इसका नाम उरागा है। और एक बात, बांसुरी बजाने वाला बंदा यही है। दूसरा बंदा है एक अरहत अपोलोगिस्ट मोंक है, कहने का मतलब एक इविल मोंक है, इसका नाम कुमारोस है। और तीसरा बंदा चीफ ऑफ 12 हेवनली किंग, इसका नाम घोष स्वाडर कुमार रोयान है। भाई इसके तलवार में खुद की जान होती है, वो कहती है मार डालो सभी को खत्म कर दो। वो तीनों एक साथ अपने गंभीर आवाज में कहते हैं, हम यहाँ पर भगवान के आदेश पर गोल्डन ट्रिब्यूलेशन एलिक्सिर को लेने के लिए आए हैं। तो गाइस इस एपिसोड का एंड यहीं पे करते हैं। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, वीडियो में यार थोड़ा नहीं यार, बहुत ज्यादा नॉइज आता है, नॉइज प्रॉब्लम आ जाता है। चले जाने दो, मैं जल्द ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। लेकिन उससे पहले यार इस वीडियो में मजा नहीं यार, वो वाला फील नहीं मिला यार इस वीडियो में। मुझे पक्का है आपको अच्छा नहीं लगेगा ये वीडियो। अगर आपका मन करेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्यारे भाई के लिए, अगर नहीं करेगा मन तो मत कीजिए भाई, मत कीजिए। आप मेरा वीडियो देखिए, मुझे उसी चीज से खुशी मिलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।